प्रॉपर कोणते तुम्ही एज्युकेशन? एज्युकेशन काय झालं आपलं? आता वर्किंगला कुठे आहे? हेलो हेलो, हाँ हाँ बोले सर। हाँ वर्क, आपको मराठी नहीं आती है? आता है सर, लेकिन हिंदी में बात करो सर, कंफर्टेबल करते। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ तो बता दीजिए ना मुझे पता नहीं है, आज फर्स्ट दिन है ना। यस यस अच्छा ठीक है, तो अभी आप वर्किंग में हो या नहीं हो? यस सर वर्किंग। कहाँ पे? रेवड़े सर, देवीपुरी। तळवडे, ओके। यस जॉब यस प्रोफाइल क्या है? अकाउंटेंट सर। अकाउंटेंट, मतलब क्या क्या करते हो, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं, मतलब अकाउंट्स पेबल देखते हो या अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल? पेबल, अकाउंट रिसीवेबल हाँ और सब, बैंक रिकन्सिलिएशन, ओके जनरेटिंग पीओ ऑर्डर्स। ओके ओके। तो ईआरपी सिस्टम? टैली प्राइम सर। टैली प्राइम। कितने कितने ईयर का एक्सपीरियंस है आपको? 2.5 सर। 2.5 ईयर, ओके। और प्रॉपर कहाँ से हो आप? कर्नाटक सर प्रॉपर। ओके ठीक है। आज हमारा फर्स्ट दिन है, लेकिन एक किरण करके यहाँ स्टूडेंट है, उसका लॉगिन नहीं हो रहा यस है, ठीक है, इसकी वजह से हमारा आधा घंटा खत्म हो गया अभी, ठीक है। तो यस आपका डेमो लेक्चर हो गया है या नहीं? फर्स्ट डे है ना, ओके। नहीं आपका यस सर। आपका भी है ना ऑनलाइन स्टूडेंट? आपका नाम क्या है सर? निंगू सर। निन्गो? यस सर। निन्गो, यस ओके यस सर। ठीक है। हिंदी में कंफर्टेबल है ना, कुछ दिक्कत नहीं? ओके ठीक है। नो नो। ठीक है, हम अभी डेमो लेक्चर देखेंगे। डेमो मतलब हम अपकमिंग 3 मंथ्स में क्या सीखने वाले हैं, या हमें देखना है खाली, ठीक है। तो अभी ओके आपको, आप टैली पे काम किया है आपने या नहीं? हाँ नहीं काम नहीं किया पर क्लास किया। क्लास किया है, कौन सा टैली का? टैली प्राइम। टैली प्राइम के, ओके ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं है अकाउंट का, ऐसा ना, ओके। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, मतलब जैसे कि अभी मैंने पूछा कि परचेस एंट्री क्या होगी, तो आप हाँ परचेस। पता है, मतलब सेल एंट्री क्या होती है, परचेस एंट्री क्या होती है, जीएल टू जीएल एंट्रीज क्या होती है, बराबर। अकाउंट्स पेएबल में क्या आता है, अकाउंट रिसीवेबल में क्या होता है, ठीक है। बैलेंस शीट के पार्ट कौन कौन से होते हैं, बराबर। प्रॉफिट लॉस के अंदर कौन कौन से जीएल आते हैं, एसेट अकाउंटिंग में क्या क्या आता है, एसेट की साइड पे क्या आता है, लायबिलिटी साइड के क्या आता है, उसके बाद इनकम की साइड में क्या आता है, एक्सपेंसेस की साइड में क्या आता है, ये सब पता है ना, कोई दिक्कत नहीं, राइट? ठीक है, नो इशू। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा डेमो लेक्चर के लिए, ठीक है। तो डेमो लेक्चर में हमें अभी देखना है कि एसएपी का बैकग्राउंड, ठीक है। एसएपी का बैकग्राउंड देखने के बाद जो हमारा सिलेबस 3 मंथ्स में हम कवर करने वाले हैं, ये हमें देखना है, राइट। तो अभी एसएपी इज अ ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर, ओके। ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर मींस जैसे कि अभी आप टैली कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्या है, ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर है। मतलब ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है,
कुछ पता है? जैसे कि अभी आप बीकॉम एमकॉम क्या है आपने, राइट? तो एमकॉम जब आप कर रहे थे तब आपके पास मोबाइल कंप्यूटर था? नहीं था, क्योंकि मतलब जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे थे वो कंप्यूटर पे कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, आप पेपर वर्क कर रहे थे, राइट? लेकिन अभी जो इंडस्ट्री में पेपर वर्क चलता है क्या? नहीं, सब कंप्यूटराइज हुआ है, राइट? तो कंप्यूटराइज हुआ है मतलब क्या हुआ है? सॉफ्टवेयर लॉन्च हुए अलग अलग, जो कि उसमें हम क्या करते हैं, जब जो भी हमारा डेटा है वो हम क्या कर सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, राइट? जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें हम सेव करते हैं, और जो भी हमें देखना है वो बाद में हम देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, डे टू डे एक्टिविटी करते हैं उसके ऊपर, राइट? वो हम करते हैं, ठीक है? तो ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर मींस क्या होता है? ईआरपी स्टैंड फॉर एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, राइट? तो एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग मतलब क्या? एंटरप्राइजेस, हम बोलते हैं कि एसएपी इज अ ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर, लेकिन ईआरपी मतलब क्या है ये पहले जानेंगे, उसके बाद देखेंगे एसएपी की जर्नी क्या है, ठीक है? तो एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग मींस, एंटरप्राइजेस मींस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स मींस आपका रिसोर्स क्या करते हैं हम, बराबर? रिसोर्स करते हैं हम मनी, मैन पावर, मटेरियल, ये क्या करते हैं हम? रिसोर्सेस करते हैं, राइट? देन प्लानिंग, प्लानिंग मतलब क्या होता है कि जो भी हम एंटरप्राइज रिसोर्स जो यूज करते हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, मतलब क्या करना है आपको? प्लानिंग करना है प्रॉपर तरीके से, कि कैसे मनी मैनेजमेंट करना है, कैसे मैन पावर का मैनेजमेंट करना है, मटेरियल का क्या मैनेजमेंट करना है, ये सब मैनेजमेंट प्रॉपर करते हैं, उसी को बोलते हैं ईआरपी। ओके, मतलब ईआरपी मतलब क्या है? ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर मतलब इस सॉफ्टवेयर में ऑल डिपार्टमेंट, कंपनी में जो कुछ चल रहा है वो सब स्टोर होता है, सब डिपार्टमेंट का, ओके? उसको बोलते हैं ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर कौन कौन से है? तो ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत सारे, जैसे कि लाइक टैली, एसएपी, ओरेकल, क्यूबबुक, जोहोबुक, ओन सॉफ्टवेयर है, वो सब क्या है? हमारे ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर है मार्केट में। तो हमें क्यों ये एसएपी करना है? इतने सारे अवेलेबल है, तो कुछ क्यों आए हो आप एसएपी करने के लिए? तो ऐसे भी ज्यादा यूज होता है, राइट? आप निर्गुण, आप क्यों करना चाहते हो एसएपी? आवाज आ रही है ना? हेलो? हेलो, हाँ, इट इज ए ग्रोथ सिस्टम सर। ओके, ठीक है। तो हर किसी का कुछ तो पॉइंट होगा कि हम क्यों एसएपी कर रहे हैं। जैसे कि किसी को ग्रोथ चाहिए, किसी को सीखना है, ठीक है? तो वैसे भी एसएपी का जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट, वो 70% है मार्केट में, उसको कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है? तो उसकी वजह से एसएपी जब आपने किया, आफ्टर कंप्लीटेड कोर्स, आप यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, नहीं तो बाहर की भी अपॉर्चुनिटी आपको आ सकते हैं, मतलब अब्रॉड जाने की भी अपॉर्चुनिटी आपको दी जाती है जब आप एसएपी का कोर्स कंप्लीट करते हो तब। ओके, तो नाउ जैसे मैंने बोला कि ऑल डिपार्टमेंट्स एक ही ईआरपी पे सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं, मतलब कि कौन कौन से डिपार्टमेंट? फाइनेंस है, राइट? फाइनेंस के बाद आपका सेल्स है, प्रोडक्शन है, परचेस है, स्टोर है, ये सब डिपार्टमेंट क्या करते हैं? एक ही सिस्टम पे वर्क करते हैं, दैट्स कॉल्ड ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर। ओके, तो ईआरपी समझ में आया आपको? सब ईआरपी मींस क्या है? जैसे कि ईआरपी लार्ज यस सर। ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स प्लानिंग, मटेरियल, मशीनरी एक्सेट्रा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाता है आपका रिसोर्स का,
दैट्स कॉल्ड ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है, जैसे कि डिपार्टमेंट होते हैं, तो डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग वर्क होता है क्योंकि प्रोसेस सेट की जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन मतलब परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट में एक ही ईआरपी पे सॉफ्टवेयर वर्क किया था, ठीक है। तो ईआरपी क्यों लाई है मार्केट में, क्योंकि सब डेटा स्टोर होता है एक ही ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर में, एंड आपका जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऐसे ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो एसएपी ने ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर में इंक्रीज रेवेन्यू एंड कस्टमर डिलाइट। मतलब जैसे कि सेंट्रलाइज सिस्टम ईआरपी पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री मैच होती है, फाइनेंस का काम होता है, एचआर का होता है, शॉप फ्लोर के जब शॉप फ्लोर एग्जीक्यूशन होते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग होता है, सेल्स वाला सेल्स का काम करता है, ये सब चीज क्या होते हैं ऑल डिपार्टमेंट का एक ही ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर पे वर्क किया जाता है। मतलब एज अ हेड मैं देख सकता हूँ कि कंपनी की ग्रोथ कैसे चल रही है, मतलब जैसे कि इनकम कितना है एंड एक्सपेंसेस कितना है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी क्या बोलते हैं एनालिसिस है, वो एनालिसिस हम कर सकते हैं ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर से, ठीक है। तो ऑल डिपार्टमेंट वर्क कर सकते हैं। अब आते हैं हम, ये हो गया हमारा ईआरपी का हिस्ट्री। अब हम आएंगे एसएपी। SAP stand for System Application and Product in Data Processing. System Application and Product in Data Processing means क्या होता है? Correct pronunciation is SAP, not for SAP. Okay, SAP. तो जैसे कि सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग, मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पे, सिस्टम मतलब क्या, एप्लीकेशन मतलब क्या, और एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग मतलब इजी लैंग्वेज में हम देखेंगे तो आवाज आ रही है किरण? यस सर। हाँ ठीक है, वीडियो ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो एसएपी स्टैंड फॉर सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ पे मैं अभी सेव कर रहा हूँ या नहीं, हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये जब रिकॉर्डिंग मतलब कंप्लीट होगा हमारा कोर्स, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग रहते हैं इस ग्रुप पे, इस हिस्ट्री पे, ठीक है। तो मैंने जो आप भेजे है लिंक, वो आप भी डाउनलोड कर दो एसएपी, और वो जो वीडियो आने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करके आप कभी भी देख सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रह गया तो मंथ का एक्सेस होता है, 1 मंथ का, 1 मंथ तक ही आपका वीडियो यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। तो आप डेली बेसिस पे जब हमारा लेक्चर्स होगा, उसके बाद आप डाउनलोड करके रखोगे तो लाइफ टाइम के लिए आपके पास वो रह जाएगा, ठीक है। तो वो ध्यान रखना कि 1 मंथ क्या पहले ही आपको डाउनलोड करना है गैलरी में, नहीं तो वहां से क्या होगा, डिलीट होता है वो डायरेक्टली, ठीक है, वो दिख नहीं रहता। और मैं एक का भी वीडियो डाउनलोड नहीं करता, इसी ग्रुप पे सबका होता है, जिसको जिसको डाउनलोड करना है वो करते हैं, आपस में आप लेते हो, ठीक है। तो अभी मुझे देखना है कि एसएपी का मतलब क्या, मतलब इजी लैंग्वेज में हम देखेंगे तो सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है। जैसे कि अभी आप स्नैपचैट यूज करते होंगे, राइट। तो स्नैपचैट यूज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पहले आपके पास मोबाइल होना चाहिए ना, मोबाइल, मोबाइल में क्या होना चाहिए, स्नैपचैट एप्लीकेशन होना चाहिए,
उसके बाद जो आपको करना है, मतलब जैसे कि स्टोरी डालनी है तो वो गैलरी में होनी चाहिए, वहां से अपलोड कर सकते हो, नहीं तो स्नैप डाल सकते हो लाइव का, नहीं तो आपको चैटिंग करना है वो कर सकते हो, आपको वीडियो कॉल करना है वो कर सकते हो, बराबर। ये सब चीजें आपको दी गई है, बराबर। तो जैसे कि मोबाइल मतलब सिस्टम होता है, उसी सिस्टम पे मेरा जो सॉफ्टवेयर है, मतलब जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन क्या है मेरा, स्नैपचैट है। ओके। एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग मतलब आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे कि मुझे कॉल करना है, मुझे स्नैप डालना है, मुझे चैटिंग करनी है, वो आप प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हो वहां पे। तो कॉर्पोरेट लैंग्वेज में जो कंपनी का वर्क होता है, वो कंपनी का वर्क होता है प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग में। जैसे कि आप डेली बेसिस पे बिल बुक कर रहे हो, बिल बुक करके पेमेंट निकाल रहे हो, सेल कर रहे हो, सेल के अगेंस्ट फॉलो पेमेंट का फॉलोअप ले रहे हो, एसेट अकाउंटिंग कर रहे हो, ओके, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये सब चीजें आप डेली बेसिस पे करते हो जो कि रिलेटेड होते हैं वर्क के, ठीक है। तो वही हम अभी एसएपी में सीखने वाले हैं कि कैसा वर्क होता है एसएपी का। एसएपी में अभी हमारा डिपार्टमेंट है फाइनेंस, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड फाइनेंस का है, बराबर ना। तो फाइनेंस में हमें क्या क्या सीखना है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एसएपी स्टैंड फॉर सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग, आया समझ में। देन सर एसएपी का हेडक्वार्टर जर्मन में है, वॉल्ड्रॉफ करके, वहां से स्टार्ट हो गई। तो एसएपी स्टार्ट किसने की, तो एक्स एम्प्लॉय थे आईबीएम के, 4 एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉय थे, उन्होंने मिलके एसएपी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 1972 को हमारा एसएपी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो वो जो जर्नी है, वो जर्नी 1972 से लेके 2024 तक, 2025 तक आई है अभी, राइट। तो उसमें जो जर्नी है, वो जर्नी क्या है, जैसे कि हमारा 4G 5G 7G, ये क्या है, हमारे अपग्रेड वर्जन है, बराबर। वैसे ही यहाँ पे एसएपी के अपग्रेड वर्जन है। जैसे कि फर्स्ट टाइम था एसएपी B1 बिजनेस 1 करके, देन R1 R2 R3, देन ECC नेट व्यूअर मतलब ECC 9 था, और अभी जो लेटेस्ट वर्जन हम सीखने वाले हैं वो कौन सा है, एसएपी S/4HANA, राइट। जो हम सीखने वाले हैं अभी लेटेस्ट वर्जन सीखने वाले हैं, उनका नाम है S/4HANA। HANA इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। HANA मीन्स होता है, HANA ये जो वर्ड है वो जर्मन वर्ड है, उसका मीनिंग होता है एंजॉय वर्क, ओके। तो एंजॉय वर्क मतलब HANA। तो HANA मीन्स जो भी अब हम लेटेस्ट वर्जन में सीखने वाले, तो कॉमनली चेंज जो है वो है हमारे एस्पोराना में कि हाना इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। मतलब क्या है, जैसे कि इसी में लास्ट वर्जन जो मेरा था, जब मैं डेटा स्टोर करता था, सेव करता था, तो वो जो डेटा स्टोर होता था वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में स्टोर होता था, बैकएंड में जो होता है वहां पे स्टोर होता था। मतलब एसक्यूएल, ओरेकल, ये जो कंपनीज है उनके पास मेरा क्या होता था, जो डेटा स्टोर करते हैं एससीपी एप्लीकेशन में, वो बैकएंड में थर्ड पार्टी स्टोर होता था। तो उसमें दिक्कत यही आती थी, जो कि जब मैं बैकएंड में कुछ बड़ा रिपोर्ट डाउनलोड में डालूंगा, नहीं तो एट ए टाइम वर्क करूंगा, तो सिस्टम लैक होती थी, हैंग होती थी, स्लो होती थी, ठीक है।
तो ये लास्ट वर्जन में क्या थे, नेगेटिव पॉइंट्स थे एसीसी में। अभी जो S4 हाना है, हाना में अभी हम सीखने वाले हैं, हाना इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। मतलब हाना जो लॉन्च हुआ है, हाना इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, मतलब जो भी स्टोर होना है, जो भी सेव करेंगे हम डेटा, वो हाना इज अ क्लाउड बेस है, तो उसी में ही वो सेव हो जाएगा एसएपी में, ना कि अभी थर्ड पार्टी उन्होंने स्टोर करने के लिए किसी को कॉन्टेक्ट दिया है। ठीक है, तो हाना इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, तो उसी में ये अभी क्या होगा, आपका जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा एप्लीकेशन का, जो भी हम एंट्रीज पोस्ट कर रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी रिपोर्ट है, वो वहां से निकलेंगे। ठीक है, बैकएंड में कुछ नहीं होगा। तो और अभी जो फ्यूरी लॉन्च पैड होता है, फ्यूरी मतलब क्या है, जैसे कि मुझे अमेजोन से बाय करनी है कुछ भी प्रोडक्ट, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन से कर सकता हूँ मैं अमेजोन के, नहीं तो गूगल पे, क्रोम पे में सर्च करूंगा तो वेबसाइट से भी मुझे बाय करने का ऑप्शन आता है अमेजोन का, राइट। तो वैसे ही कुछ कुछ चीजें होते हैं जो कि अप्रूवल, सीनियर के अप्रूवल से एसएपी में बुक्स होते हैं, बुक होते हैं। ठीक है, वहां पर भी अप्रूवल्स होते हैं बहुत सारे, जो कि बड़े अमाउंट से बुक करना है, नहीं तो प्रोविजन लेनी है, नहीं तो कुछ और है, उसमें क्या लगता है आपको, अप्रूवल की जरूरत होती है सीनियर की। ठीक है, तो सीनियर, एज अ सीनियर आपको क्या करना है, सॉरी, फ्यूरी एप्लीकेशन से मोबाइल पे आप यूज कर सकते हो, मतलब थोड़े एक्सेस दे, वो एक्सेस दिए गए आपको मोबाइल पे, ना कि सब देखना है आपको। जैसे कि अभी एसएपी हम सुनते हैं कि एसएपी खाली एसएपी लैपटॉप पे ही चलता है, कंप्यूटर पे ही चलता है, लेकिन अभी वो मोबाइल पे भी यूज करने के लिए सब उस टाइप का आपके पास मोबाइल भी होना चाहिए। ठीक है, तो एसएपी में भी अभी एसएपी मोबाइल पे भी फ्यूरी ये लॉन्च पैड है, उसी के ऊपर वेबसाइट से वो आप क्या कर सकते हो, टिकट डालने की जरूरत नहीं, पाथ वाइज आप जाके वहां पे अप्रूव कर सकते हो, नहीं तो कुछ देखना है आपको, जो जो मेन चीज होती है वो आप मोबाइल से हैंडल कर सकते हो अभी। ठीक है, तो ये है मेरा एस्पेरोहाना और ईसीसी, इसमें इसमें डिफरेंस ये था। ठीक है, तो अभी हम जो सीखने वाले हैं वो हाना बेस्ड सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी जो हमने बात की उससे ज्यादा भी और कुछ कुछ चेंजेस हुए, जो कि हम डेली बेसिस पे मैं सिखा दूंगा आपको, कि लास्ट स्क्रीन में ये था, अभी स्क्रीन में ये है। ठीक है, इसी में ये चेंजेस था, एस्पेरोहाना में ये चेंजेस हुआ है, ये सब चीजें मैं डेली बेसिस पे आपको कवर करूंगा। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपको डेमो में ही क्लियर करनी पड़ती है, क्योंकि ये आगे जाके इसका पार्ट नहीं आता है, तो रह भी जाता है मेरे से कभी कभी। ठीक है, तो इसकी वजह से अभी जितना था जो कॉमनली आपको पता होना चाहिए उतना तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अभी जो भी हाना में और कुछ कुछ चेंजेस है स्क्रीन पे, नहीं तो अकाउंटिंग में क्या चेंजेस हुए, वो सब मैं डेली बेसिस पे आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये है मेरी एसएपी की हिस्ट्री। तो जैसे मैंने बोला कि 200 प्लस कंट्रीज में एसएपी यूज होता है, 200 प्लस कंट्री में एसएपी यूज होता है, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी है, अब्रॉड जाना है आपको तो अब्रॉड भी आप जा सकते हो आफ्टर कंप्लीटेड कोर्स। ठीक है, ये हमारी चेंजेस है, यही आपको दिया गया है, एस्टेब्लिश कब हुआ है, इंडिया में कब आया, इंडिया में 1996 को आया, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे लिखी है। अभी हम जाएंगे एचसीपी एजुकेशन। एजुकेशन कौन ले सकता है, ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है,
ठीक है, तो ये सब चीजें हमें देखनी है अभी। तो अभी आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, राइट? इंस्टीट्यूट में आपको बताया होगा डेमो में, नहीं तो एडमिशन के टाइम पे कि ऐसा करना है वैसा करना है। एक मिनट, तो एसएपी के मेन 2 मॉडल्स होते हैं, ये आपको एडमिशन के टाइम पे भी बताया होगा आपको कि फंक्शनल एंड टेक्निकल होता है। तो फंक्शनल में कौन जाता है, टेक्निकल में कौन जाता है? तो टेक्निकल में टेक्निकल बैकग्राउंड जिस स्टूडेंट का है वो टेक्निकल में करियर कर सकता है। फंक्शनल में कौन जाता है कि जिसका बैकग्राउंड जो मतलब एनी ग्रेजुएट फंक्शनल कर सकता है। तो उसी में भी कैटेगरी होती है, जैसे डिपार्टमेंट है कंपनी में, उस डिपार्टमेंट के हिसाब से कोर्सेस अवेलेबल है। जैसे कि अकाउंटिंग के लिए फिको है, सेल्स के लिए एसडी है, स्टोर और परचेज डिपार्टमेंट के लिए एमएम है, एचआर के लिए एचआर के नाम से ही है, क्यूएम मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट से है, पीपी के लिए प्रोडक्शन में हो तो पीपी के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। तो पीपी प्रोडक्शन प्लानिंग, क्यूएम क्वालिटी मैनेजमेंट, एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज, एमएम मटेरियल मैनेजमेंट, एसडी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिको मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब जैसे आपका बैकग्राउंड होगा एजुकेशन एंड आपका एक्सपीरियंस, उसी के हिसाब से आपको कोर्सेस अवेलेबल किए यहाँ पे, ठीक है। फिको है, एसडी है, एमएम है, एचआर है, क्यूएम है, ठीक है। तो हम अभी देखने वाले हैं हमारा रिलेटेड कौन सा है, फिको है, राइट? आपने एडमिशन फिको के लिए लिया है, ठीक है। जिसका जो एजुकेशन होता है, जिसका जो एक्सपीरियंस होता है, उसी के हिसाब से इंस्टीट्यूट आपको गाइड करता है, सजेस्ट करता है कि आप इसी कोर्स के लिए कैपेबल हो, राइट? तो वैसे आपको बताया होगा उन्होंने कि आपका एजुकेशन बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, नहीं तो अकाउंटिंग के रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होगा, तो उसी के हिसाब से आपको बताया होगा, ठीक है। आपको भी ग्रोथ चाहिए होगी, ठीक है। इसके लिए आपने, क्योंकि टैली में उतना ज्यादा पैकेज नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अभी फिको में आपको मिल जाती है, ठीक है। तो अभी ये हो गया हमारा टेक्निकल एंड फंक्शनल, ठीक है। तो जैसे हमारी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उस डिपार्टमेंट के हिसाब से हमारे कोर्सेस अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फिको किसके लिए होता है, एसडी किसके लिए होता है, एमएम किसके लिए होता है, एचआर किसके लिए, क्यूएम। तो अभी मैंने जैसे बोला कि टॉप कंपनीज हो या लार्ज कंपनीज हो या मिड कैप कंपनीज हो, इसमें एसएपी यूज किया जाता है, राइट? तो एसएपी में जैसे कि एमआरएफ हो, हीरो हो, एशियन पेंट हो, सोनी हो, वोल्टास हो, टाटा हो, ठीक है। ये सब कंपनीज में एसएपी यूज होता है, ठीक है। एक मतलब टॉप के जो कंपनीज है उन्हीं का फोटोज है, उन्हीं के लोगो है, ठीक है। तो ये सब में क्या किया जाता है, एसएपी यूज किया जाता है, ठीक है। अभी हम जाने वाले फिको। फिको मीन्स एसएपी, फिको मीन्स स्टैंड फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पे एफआई एंड सीओ ये दोनों अलग अलग पार्ट है। एफआई मीन्स क्या और सीओ मीन्स, एफआई मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सीओ मीन्स कंट्रोलिंग। तो एफआई में दोनों अलग अलग कोर्स होते हैं हमारे यहाँ। एफआई का अलग होता है, सीओ का अलग होता है। सीओ का मतलब कंट्रोलिंग कौन कर सकता है, जिसका कॉस्टिंग का पार्ट हुआ है, जिसका आईसीडब्ल्यू हुआ है, जिसका सीएमई हुआ है, उसके रिलेटेड होता है सीओ का पार्ट,
ठीक है। एंड एफआई में क्या सीखने वाले हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो भी हम अकाउंटिंग अभी तक सीखे हैं 11 स्टैंडर्ड से ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, वही हमें सीखना है कि एसएपी में उसका यूज क्या होता है और एक्चुअल वर्क, रियल टाइम वर्क क्या होता है, यह हमें सीखना है एफआई में। ठीक है। अब हम क्या सीखने वाले एफआई सीओ में, एफआई सीओ में हम सीओ का पार्ट जो एफआई के रिलेटेड होता है, एफआई तो हम पूरा सीखने वाले हैं। उसमें एसेट अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल क्या है, अकाउंट्स पेएबल क्या है, ठीक है, ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं। लेकिन सीओ में हम जितना सीखेंगे उतना कि जो पार्ट एफआई के रिलेटेड होता है, मतलब हम रियल टाइम में जब वर्क करते हैं तब आपको नॉलेज होना चाहिए सीओ का, मतलब कंट्रोलिंग का, उतना हम सीखेंगे एफआई सीओ में अपकमिंग 3 मंथ्स में। ठीक है। तो एफआई एंड सीओ ए अलग अलग पार्ट है। ठीक है। तो अभी एफआई के लिए और सीओ के लिए जब हम आफ्टर कंप्लीटेड कोर्स में जब मार्केट में जाऊंगा तब मेरे लिए 2 अपॉर्चुनिटी होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं कि उनके साथ मैं करियर कर सकता हूँ, जैसे कि एंड यूजर एंड एज अ कंसल्टेंट। ये 2 पोजीशन मेरे लिए ओपनिंग होती है मार्केट में कि जिसके लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ मार्केट में। ठीक है। तो एंड यूजर मतलब क्या होता है और कंसल्टेंट मतलब क्या होता है, तो एंड यूजर मतलब रियल टाइम यूजर्स, मतलब जो कि डेली बेसिस पे हम काम करते हैं, जैसे कि इनवॉइस आया, प्रोसेस किया, बुक किया, पेमेंट निकाला। ओके। ये सब चीजें जो सेट कंपनी में किया जाता है, जो कि सॉफ्टवेयर सेट है, उसी में खाली मुझे वर्किंग करना है डेली बेसिस पे, जैसे कि अभी आप कर रहे हो कुछ भी, वैसे वो जो चीजें होती है वो एंड यूजर के होते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन मतलब जैसे कि जो कंपनी आपने बनाई है वो कंपनी कैसी क्रिएट होती है, उसका फाइनेंशियल ईयर कहाँ से क्रिएट किया है, उसके लिए जीएल कौन से, वेंडर कहाँ से क्रिएट किए, कस्टमर कहाँ से क्रिएट करते, ये सब जो वन टाइम एक्टिविटी होते हैं वो वन टाइम एक्टिविटी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में होते हैं। और वो जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट होते हैं उनकी पोजीशन होते हैं एज अ कंसल्टेंट। ठीक है। ऐसे 2 पार्ट होते हैं, एज अ एंड यूजर एंड एज अ एंड यूजर वर्सेस कंसल्टेंट। तो दोनों में से डिफरेंस क्या है, तो एंड यूजर और कंसल्टेंट में डिफरेंस कुछ नहीं है, हम तो दोनों भी सीखने वाले हैं 3 मंथ्स में। ठीक है। डेली बेसिस पे आपको मैं बताऊंगा कि एंड यूजर का क्या वर्क था, कंसल्टेंट का क्या वर्क है, ये सब चीजें डेली लेक्चर्स में कवर हो जाएंगे। खाली अभी एंड यूजर और कंसल्टेंट में, एंड यूजर मतलब रियल टाइम यूजर्स, डेटा एंट्री, परफॉर्म बिजनेस, मतलब जैसे कि जो भी डे टू डे एक्टिविटी स्टोर करना है वो हम करेंगे एंड यूजर में। और कंसल्टेंट में जो भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब नया कुछ प्रोजेक्ट है, नया इम्प्लीमेंट करना है, तो हम करते हैं एज अ कंसल्टेंट में। ठीक है। तो ये 2 पार्ट होते हैं। जब हम रेगुलर एक्टिविटी, रेगुलर लेक्चर स्टार्ट करेंगे तभी आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें जो डिफरेंस होता है और डिफरेंस खाली पैकेज का होता है। एज अ कंसल्टेंट आपको आईटी में जॉब मिलता है और पैकेज की हाइक मिलती है आपको, और एंड यूजर में भी आपको पैकेज मिलता ही है, ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है। तो एंड यूजर करके भी आपको पैकेज मिलता ही है। आप एंड यूजर में भी ही करियर कर सकते हो एंड कंसल्टेंट में भी आप करियर कर सकते हो। ठीक है। अभी हमने देखा कि एंड यूजर और कंसल्टेंट, अभी हम देखने वाले हैं एफआई मॉडल्स एंड सीओ मॉडल्स क्या होते हैं, सॉरी सिलेबस क्या है हमें देखना है, जो भी हम एफआई में क्या सीखने वाले हैं एंड सीओ में क्या सीखने वाले हैं। तो एफआई में जैसे कि पहला होता है आपका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बोला कि वन टाइम इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो हम सीखेंगे। उसके बाद होता है जनरल लेजर अकाउंटिंग, मतलब जीएल क्रिएट करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना है, वो चीजें होती है। मतलब ये जो है ये हेड है मेरे, उसके अंदर एक एक टॉपिक होता है, जैसे कि जीएल के लिए 3-4 टॉपिक होते हैं, अकाउंट्स पेएबल के लिए 3-4 टॉपिक्स, 6-7 टॉपिक है, रिसीवेबल के लिए 6-7 है, एसेट अकाउंटिंग के लिए
5-6 है, बैंक अकाउंटिंग के लिए 2-3 है, स्पेशल पर्पज लेजर के लिए 4-5 है। ठीक है, ये ऐसे क्या होते हैं हमारे टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक उसके जो हेड टॉपिक है ये मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको कि जैसे कि जनरल लेजर अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट्स पेएबल मींस वेंडर के रिलेटेड जो एक्टिविटी है, P2P साइकिल बोलते हैं उसको, प्रोक्योर टू पे, वो हम देखने वाले अकाउंट्स पेएबल में। अकाउंट रिसीवेबल में O2C साइकिल देखने वाले। O2C साइकिल मतलब कस्टमर के रिलेटेड जो भी हम A to Z एक्टिविटी है ये देखने वाले अकाउंट रिसीवेबल में। एसेट अकाउंटिंग में एसेट अकाउंटिंग का देखने वाले। बैंक रिकंसिलिएशन में बैंक अकाउंटिंग का कुछ पार्ट है, हाउस बैंक होता है, वो सब चीजें हम देखेंगे बैंक अकाउंटिंग में। उसके बाद होता है स्पेशल पर्पज लेजर। तो स्पेशल पर्पज लेजर क्या होता है? तो स्पेशल पर्पज लेजर मतलब जैसे कि मेरी एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच मेरी यूएस में है, तो यूएस का अकाउंटिंग सेपरेट होता है, यहाँ का अकाउंटिंग सेपरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे INR करेंसी चलती है, वहां पे USD करेंसी चलती है, राइट। यहाँ का रेट अलग है, वहां का रेट अलग है। फाइनेंशियल ईयर वहां का जन टू दिसंबर है, मेरा यहाँ पे अप्रैल टू मार्च है, राइट। ये सब चीजें होती है, ये चीजें चेंज होती है जब मेरे 2 कंपनी कोड होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, तब मुझे जब गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो मैं जहां पे लिस्टेड है मेरी कंपनी, वहां पे मुझे तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? रिपोर्टिंग करना पड़ता है, राइट। तो रिपोर्टिंग करने के लिए स्पेशल पर्पज लेजर के थ्रू हम जब USD में भी हमारी करेंसी होगी तो हम INR में उसको कन्वर्ट करके वो निकाल सकते हैं। उसके लिए होता है आपका स्पेशल पर्पज लेजर। उसके बाद होता है आपका SAP CO मॉड्यूल्स, मतलब कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में जो भी आपके रिलेटेड FI के रिलेटेड होता है वही हमें सीखना है। तो कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिट सेंटर अकाउंट। कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग मतलब जैसे यहाँ पे जनरल लेजर अकाउंटिंग बोलते, वैसे यहाँ पे कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं कंट्रोलिंग में। कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग मतलब जैसे कि जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहा है कंपनी में, वो कॉस्ट सेंटर वाइज होना चाहिए। कॉस्ट सेंटर वाइज मतलब जैसे कि मेरे अभी 3-4 प्रोडक्शन है, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर, सीलिंग फैन, में प्रोडक्ट बनाता हूँ, ठीक है। ये 2 प्रोजेक्ट है मेरे पास। सीलिंग फैन भी मेरा सेल होता है और मेरा मिक्सर ग्राइंडर भी सेल होता है मार्केट में। तो जो कॉस्ट है, मतलब जैसे कि मैं सीलिंग फैन बनाने के लिए मुझे जो भी रॉ मटेरियल लगा है, मतलब जैसे कि ब्लेड, नट, वायर, कैपेसिटर, ये सब मैंने रॉ मटेरियल मंगाया है बाहर से, ठीक है। वो जब मैं मंगाऊंगा बाहर से, तो वो जो रॉ मटेरियल है वो किस डिपार्टमेंट ने किस प्रोजेक्ट के लिए खर्चा किया है, वो एनालिसिस करने के लिए आपके पास होता है कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग क्या होता है, क्योंकि आपके लिए कंट्रोलिंग का पार्ट और ये नया ही है आपके लिए, ठीक है। तो आगे जाके जब कंट्रोलिंग का पार्ट आएगा तब हम सीखेंगे कि कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। उसके बाद प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग होता है, जैसे कि प्रॉफिट कहाँ से जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये पता चलता है प्रॉफिट सेंटर अकाउंट से। उसके बाद होता है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का मतलब वही है, प्रॉफिट सेंटर का एनालिसिस, प्रॉफिट कहाँ से हुआ है उसका एनालिसिस किया जाता है, वही चीजें सब प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में चेक कर। उसके बाद होता है प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग। प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना कॉस्ट आता है बनाने के लिए, जैसे कि मैन पावर, वो फॉर्मूलेज होते हैं, वो फॉर्मूले लगा के हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं, क्यों कॉस्ट सेविंग बोलते हैं, वो कॉस्ट सेविंग अकाउंट हमें करनी पड़ती है जब हम SAP में, हमारी जब कंपनी ग्रो कर रही है तो कॉस्ट सेंटर क्यों कॉस्ट सेविंग की कंसेप्ट आती है वहां पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोल करनी पड़ती है। ये सब चीजें हम अपकमिंग 3 मंथ्स में सीखने वाले हैं। ये मेरे मेन टॉपिक्स है, मेन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स मुझे देखने, तो ये मेरी एक्सेल शीट है। इसी एक्सेल शीट में मैं दिखा सकता हूँ आपको कि जैसे मैंने बोला कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर होता है, तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर मतलब उसमें ये 4 टॉपिक्स है कि डिफाइंड कंपनी कैसे करते हैं, कंपनी कोड कैसे करते हैं, असाइन कंपनी क्या है, डिफाइंड बिजनेस एरिया क्या है। सेकंड होता है मेरा फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर में
टाइप्स होते हैं, उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट के भी टाइप्स होते हैं, तो वो कैसे क्रिएट करने हैं, असाइन कैसे करने हैं, डिफाइन कैसे करने हैं, रिटर्न अर्निंग अकाउंट क्या होता है, पोस्टिंग पीरियड यहाँ पे है। ये सब चीजें हम डेली बेसिस पे 1 आवर में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा जनरल लेजर अकाउंटिंग। जनरल लेजर अकाउंट के 3-4 टॉपिक्स है। यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा अकाउंट्स पेएबल। तो अकाउंट्स पेएबल यहाँ तक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये 10 टॉपिक्स है। यहाँ पे 2 आवर्स का ये टॉपिक है एक। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें सीखने हैं डेली बेसिस पे। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग रिसीवेबल है। यहाँ उसके बाद टैक्सेशन का पार्ट होता है। टैक्सेशन में टीडीएस और जीएसटी होती है। तो जीएसटी और टीडीएस हम देखने वाले हैं कि कैसे वर्क किया जाता है टीडीएस और इसमें। उसके बाद होता है आपका प्रॉफिट सेंटर, मतलब कंट्रोलिंग का पार्ट। तो कंट्रोलिंग के पार्ट में हम देखने वाले हैं सब चीजें। उसके बाद एसेट अकाउंटिंग है, तो एसेट अकाउंटिंग का पार्ट हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम देखेंगे अपकमिंग 3 मंथ्स में। उसके बाद जैसे मेरा स्ट्रक्चर जो है वो आपको बताया होगा उन्होंने, इंस्टीट्यूट वालों ने, कि अल्टरनेट डेज पे हमारी बैच चलते हैं। मतलब आज क्लास हो गया तो कल आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी, और परसों फिर आना है, ज्वाइन करना है हमें। ठीक है, ऐसे हमारे अल्टरनेट डेज पे क्या होते हैं, बैचेस होते हैं। तो 3 मंथ्स में, क्योंकि आप वर्किंग पे होते हो, तो डेली बेसिस पे मैं खाली क्लास ही लूंगा तो आपको लोड हो जाता है, मतलब प्रैक्टिस आपकी कम पड़ती है वहाँ पे। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमने डिसाइड किया है कि 1 डे लेक्चर 1 डे प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आप यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो घर से भी कनेक्ट कर सकते हो, मतलब लैपटॉप पे ही करना है आपको, तो यहाँ आके भी कर सकते हो, नहीं तो वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है आपकी अल्टरनेट डेज पे। हमारी जो बैच है अभी 8:30 से लेके 9:30 तक, बराबर। तो 8:30 को आप डेली बेसिस पे ज्वाइन करो। 8:30 से लेके 9:30 तक हम हर दिन मतलब अल्टरनेट डेज पे लेंगे। ठीक है, तो मैं टाइम टेबल जो मेरा फाइनल होता है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। अभी तो हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ है, अभी तो पहचान हुई है हमारे। ठीक है, तो आगे जाके हम देखेंगे। मैं अभी फाइनल जो टाइम टेबल है हमारा कि कब से आपको किस डे पे आना है, किस डे पे छुट्टी है, वो मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। ठीक है, अभी आज की डेट, आज थर्सडे है। ठीक है, सैटरडे को एक लेक्चर्स होगा हमारा, तो सैटरडे को मैं, नहीं तो संडे को मैं आपको फाइनल जो मेरी क्या है टाइम टेबल है वो मैं शेयर करूंगा ग्रुप पे। उसी के हिसाब से आपको प्लान करना है। ठीक है, आपकी जनरली होते हैं डेली फर्स्ट सेकंड, तो इवनिंग में कैसे करोगे? तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी फर्स्ट ही करो कंटिन्यू 3 में। हाँ, फर्स्ट ही देना है, तो आप कर सकते हो ना? हाँ। ठीक है, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कुछ दिक्कत नहीं है तो आप डेली करो, उस हिसाब से प्लान करो। ठीक है, और हाँ, और एक है कि एवरी सैटरडे को हमारी एक टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट में हम प्रैक्टिकल मतलब रिटर्न में भी लेते हैं और प्रैक्टिकल में भी लेते हैं। तो रिटर्न में मतलब जो भी हमने एक वीक में जो जो सीखा है वही, उसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे। उस क्वेश्चन से आप रिटर्न में टेस्ट दोगे, और प्रैक्टिकल हो तो आपको प्रैक्टिकल में भी मैं ऑनलाइन दूंगा, जो भी टास्क दूंगा ऑनलाइन, तो आपको कंप्लीट करके 1 आवर में मुझे देना है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपको प्लान करना है डेली बेसिस पे। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर है अपकमिंग 3 मंथ्स का। इसी में कुछ क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। समझ में आया या नहीं आया? जो भी आज हो गया उसमें थोड़ा बहुत तो समझ में आया ना ऑनलाइन स्टूडेंट?
या नहीं आया कुछ भी? Yes, sir. Understand, sir. ओके ठीक है ठीक है, तो अभी लेट भी हेलो। हुआ है। हाँ बोलिए। सर एक बात नहीं क्लियर हुई कि हफ्ते में से एक दिन लेक्चर और एक दिन प्रैक्टिस, मतलब हफ्ते में से 4 ही लेक्चर हो गए क्या? हाँ हाँ हाँ, उतने होते हैं। यस। अच्छा। और संडे को? संडे को आप अवेलेबल हो तो मैं भी अवेलेबल रहता ही हूँ, तो उसी के हिसाब से प्लान कर सकते हो तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं मुझे वैसे। अच्छा अच्छा। हाँ मैं तो ऑनलाइन ही अटेंड करने वाला हूँ लेक्चर। ओके ठीक है, नो हाँ इशू। तो जैसे भी आपका लेक्चर्स होते हैं वैसे प्रैक्टिस करो अगले हाँ दिन। उसके बाद थर्ड दिन हम हाँ। मिलेंगे, तब आपको जो कुछ डाउट्स है कुछ है तो 5 मिनट में हम डिस्कस करके वो क्लोज करके नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। ऐसा ठीक है, होता है ओके। ठीक है, हाँ हाँ, क्योंकि सब वर्क कल होगा पे। क्या लेक्चर? कल 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 हाँ, कल भी हम ले सकते हैं, कल लेंगे। सैटरडे संडे, हाँ सेकंड सैटरडे है ना, तो सैटरडे संडे में देखता हूँ अवेलेबल हूँ तो मैं आपको मैसेज डालूंगा, नहीं तो हम कल लेंगे। हाँ, ठीक है, कल ओके। हमारा फिर से लेक्चर्स होगा, तो कल हम सब इकडे फर्स्ट डे बाहेर येऊन हे तरी झालं. फर्स्ट डे का जो भी कुछ है वो हम सीखेंगे। ठीक है, कल है ना अवेलेबल? ठीक है, तो कल लेंगे ये जो टॉपिक है, हम स्टार्ट करेंगे एसईबी को। ठीक है, कल कल 8:30 को अवेलेबल रहना सब। ठीक है। ओके। हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है। थैंक हाँ, यू। गुड नाइट। गुड नाइट। Okay. Thank you, sir.